तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट्स, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट चैप्टर का, है ना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इन सब के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जाते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, है ना, लेट्स से हम बोल सकते हैं सिंबल क्या है, H वेक्टर, ठीक है। इसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। ये डिफाइन कैसे किया गया है इसको देखिए, ये सब थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, इसका डेफिनेशन बताते हुए फिर इनका, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया जाएगा। तो ये आपका एक सोलेनॉइड है, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। इस सोलेनॉइड में यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, अगर वायर को ऐसे लपेटा जाए तो आप क्या जानते हो ना, इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी नॉट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनसाइड अ सोलेनॉइड जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई करके, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एन आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल से डिनोट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय, ना, लेट्स से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट। तो बी नॉट को म्यू नॉट से डिवाइड किया जाए, ये चीज क्या बन के आया, एन इंटू आई आया ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी होगा। यहाँ पे, है ना, म्यू नॉट तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो हम बोल रहे हैं जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये जो है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये पूछा जाता है कि, है ना, ये वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा चीज पूछा जाता है इसका डायमेंशन बताइए। तो डायमेंशन की अगर बात की जाए तो आप डायमेंशन के हिसाब से क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नीचे लेंथ है और ऊपर करंट है, तो एम्पियर पर ना लेंथ ए एल -1, ये तो डायमेंशन हो गया। और इसका अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इसका हो जाता है एम्पियर पर मीटर करके। तो ये तो था मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने, मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम वेक्टर से। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस सोलेनॉइड में, है ना, ये जो सोलेनॉइड लिया था आपने, इस सोलेनॉइड में आप एक, लेट्स से, मैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो क्या होगा, और कैसा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया, है ना। कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा, याद रखना है मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखना है, मैग्नेटिक मटेरियल रखना है। तो जैसे ही हम इस सोलेनॉइड के अंदर में, अगर इस सोलेनॉइड को हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया इसके अंदर में, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल के पास क्या होंगे ना, मैग्नेटिक है तो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल साउथ पोल इंड्यूस हो सकता है। तो एक पोल आएगा -m, दैट इज साउथ पोल, और एक पोल क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, जिसके वजह से इसमें क्या आ जाएगा, कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। तो इस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये m वेक्टर जो होता है ये एक्सटर्नल फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक, है ना, नाउ फिल द सोलेनॉइड विद मैग्नेटिक मटीरियल, है ना, सोलेनॉइड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप इसे सोलेनॉइड को एक मैग्नेटिक मटेरियल, बेसिकली कैसा मैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, प्रेफर मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच पोजेस अ डाइपोल मोमेंट, जिसका एक डाइपोल मोमेंट हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करके हमने बात किया था, मतलब एक साउथ पोल रहे और एक आपके पास क्या रहे, नॉर्थ पोल रहे, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल यहाँ पे
है ना डाला जाए ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना जिसके पास डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक मटेरियल का डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन किया हमने? मैग्नेटाइजेशन सिंपली मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करके होता था डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम करके ना, ये आपका है मैग्नेटाइजेशन, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट को हमने स्मॉल m से डिनोट किया है यहाँ पे, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ पोल, वैसे तो पिछले चैप्टर में आपने इसे कैपिटल M से डिनोट किया था क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ऑलरेडी कैपिटल M से है, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से डिनोट किया गया है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे बात हो रही है इस मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो यूनिट एंड डायमेंशन इस है ना के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये मैग्नेटाइजेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा। नेक्स्ट है इसका डायमेंशन की बात की जाए तो इसका डायमेंशन सेम एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और यूनिट की भी अगर बात करूं तो ये क्या बना हुआ आपका? एम्पियर पर मीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अब हम अगर बात करें इसके अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। इस लेट्स से सोलेनॉइड के अंदर में, है ना, जैसे आपने मैग्नेटिक मटेरियल डाला, इस केस में कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला गया था तो यहाँ पे H वेक्टर सिंपली B नॉट बाय म्यू नॉट आया था। पर जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल डालोगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस, है ना, ये जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेट उसके कारण भी आ जाएगी, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड हो जाएगी हमारी B नॉट प्लस, जैसे अगर मैं बोलूं ये डाइपोल जब इंड्यूस हुआ तो इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो M इज इक्वल टू म्यू नॉट टू M करके लिख सकते हैं, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस, है ना, डाइपोल के कारण आई। ये B नॉट है जो ऑलरेडी इस करंट कैरिंग वायर के कारण है। अब आप क्या कर सकते हो, ये है टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब इस B नॉट की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू H, ठीक है, म्यू नॉट इंटू H, जहां पे H है मेरी कैसी क्वांटिटी? H है आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये है मैग्नेटाइजेशन करके, ठीक है। ये आया है उस डाइपोल मोमेंट के कारण, ये है आपका करंट कैरिंग वायर के कारण। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, म्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या पड़ा है? अंदर पड़ा है H प्लस, आप यहाँ क्या लिख देते हैं, M वेक्टर करके, है ना, H प्लस M वेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, M इज इक्वल टू, हमारे पास एक रिलेशन होता है M इज इक्वल टू काई इंटू H करके, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, है ना, मोल फ्रैक्शन करके आपने पढ़ा होगा ये चीज, है ना, काई करके आप होता था, ठीक है। दैट इज लेट्स से मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय टोटल मोल्स, ठीक है, उसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो M इज इक्वल टू काई H लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये काई क्या कहलाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका डेफिनेशन, है ना, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये डिसाइड करता है कि मटेरियल कैसा होगा, ठीक है। अभी इसको हम देखने जा रहे हैं ना। तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। फिर से H बार निकाल लो, तो H बार निकालते ये क्या आया, म्यू नॉट इंटू H, है ना। फिर अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा है 1 प्लस काई करके। अब फिर से 1 प्लस काई क्या कहलाता है, 1 प्लस काई कहलाता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज क्या बन के आया, ये हो गया म्यू नॉट, और 1 प्लस काई की जगह म्यू आर लिखते हुए ये हो गया म्यू नॉट इंटू, है ना, म्यू आर इंटू H। अब आप क्या जानते हो, आपने एक और डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू करके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, B इज इक्वल टू, इस म्यू आर इंटू म्यू नॉट की जगह लिख दिया म्यू इंटू क्या बन के आया हमारे पास, H करके। तो ये जो है B इज इक्वल टू म्यू इंटू H,
ना। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहते हैं, जब यहाँ पे है ना कोई मटेरियल है ना नहीं है, तो उस टाइम पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वैक्यूम है ना, तो ये हो जाता है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच करके। पर जैसे कोई मटेरियल आ जाएगा, अब टोटल है ना परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो उसके कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी म्यू इंटू एच करके आ जाएगी। ठीक है, अब मीडियम चेंज हो गया तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट की जगह सिंपली म्यू हो जाता है, म्यू इंटू एच। यहाँ आपने पढ़ा भी होगा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है। उसी तरह से म्यू नॉट इंटू एच की जगह हमारा क्या बन जाता है, म्यू इंटू एच करके बन जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इनके है ना ये काई है ना, इससे क्या होता है, म्यू आर से क्या होता है, ये सब अभी हम डेफिनेशन में है ना इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबको यहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। ये कुछ टर्म्स जो अभी इंट्रोड्यूस किए थे उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए, तो सबसे पहले हमने लिखा था m इज इक्वल टू काई इंटू एच। m हो गया मैग्नेटाइजेशन, h हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और काई को हमने नाम दिया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। तो ये काई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करके ना, जिसका है ना पर्पस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फील्ड करते हुए। तो हमने देखा था अगर हमारे ये सोलेनॉइड करके था, तो इस सोलेनॉइड के अंदर आप अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डालते हो ना, ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल डाला, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल उस एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट को जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू ये करंट कैरिंग वायर जो इसके अराउंड राउंड किया गया है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है ना, वो है ना रिस्पॉन्ड करने का जो नेचर है वो इसका है ना परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ना होके इसके लेट्स से इस ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल, ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फील्ड। ये मैग्नेटिक मटेरियल इस एक्सटर्नल फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो हमें ये काई से पता चलता है, ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर, जिसको हमने लिखा था 1 प्लस काई करके। ठीक है, म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ना। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी होता था, वैसे रिलेटिव है ना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है, जिसको हमने रिलेट किया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से एज म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई करके। नेक्स्ट है आपका ना इस म्यू आर का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। तो ये जो म्यू है यहाँ पे, ये म्यू क्या है, उस सब्सटेंस की परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस ना, जिसके कारण ये पूरे मीडियम की परमिएबिलिटी अब कितनी हो गई, म्यू करके हो गई। जैसे ये सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया गया, तो हम यहाँ पे है ना जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी था, मैग्नेटाइजेशन को तो हमने डिफाइन किया हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एग्जाम में पूछता है आप इतना ही लिख दे। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड करके कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी करके होता था बी नॉट बाई म्यू नॉट, ये क्या होता है, इज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। तो ये बी नॉट बाई म्यू नॉट होता था, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसका डिग्री या एक्सटेंट किससे मेजर किया जाता है, इस एच वेक्टर से, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के एंड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा करंट मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज्यादा इसको मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये है ना डिग्री और एक्सटेंट टू विच है ना द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो मैग्नेटाइज कर सकती है, वो आपका किससे गिवन होता है, आपका इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज एच वेक्टर से गिवन आते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना की बात करने, मतलब इस ससेप्टिबिलिटी पे ना लेट्स से वैरी करते हुए आप तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, याद रखना है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिफाइन कर सकते हो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम तीन टाइप के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। पहला है डायमैग्नेटिक, उसकी प्रॉपर्टी एग्जांपल करते हुए। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, और तीसरा हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये नेगेटिव होती है ना। ये हमने देखा था मेजर ऑफ हाउ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये नेगेटिव आने का मतलब ये बहुत पुअरली रिस्पॉन्ड करती है, और नेगेटिव
होने का मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक है ना, लेट्स से मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर जो है ना, H वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटाइजेशन है वो एक दूसरे के जब अपोजिट होने चल जाए, क्योंकि M इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, काई H, M नेगेटिव हो गया मतलब, सॉरी काई नेगेटिव हो गया मतलब M और H एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, जिसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर घट जाती है ना, तो ये कम हो जाती है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या रखना है याद कि है ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये जो काई होता है ये नेगेटिव होता है, काई है ना, इसे काई करके प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों के लिए काई पॉजिटिव होता है ना, बस ये डिफरेंस है कि आपका पैरा के लिए पॉजिटिव और बड़ा नहीं होके छोटी सी वैल्यू होगी 5, 6, 7, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये जो काई की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, 10,000 करके होगी, तो वो होता है फेरोमैग्नेटिक। दिमाग में फिट करने के लिए डायमैग्नेटिक मतलब जो ना मैग्नेट ही नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वैसे पैराफेरोमैग्नेटिक की बात करूं, ये मैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक जो है वो कमजोर मैग्नेट है और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक एग्जांपल करते हुए, यही आगे हमें प्रॉपर्टीज है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसी के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। तो सबको ये चीज समझ आ गया, डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है ना। अभी इसके बारे में और पूरा डिटेलिंग देखने जाएंगे। याद होगा क्लास 11th में बॉन्डिंग में आपने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करके पढ़ा होगा। अगर पेयरिंग हो जाती है तो मटेरियल क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, और पेयरिंग नहीं हो पाती है तो मैग्नेटिक है ना, क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक करके हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज है ना, वहां केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से देखा था, आज हम देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये डाय पैरा फेरो डिसाइड करने वाला अकेला कौन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो वो कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा वो डिपेंड करेगा। तो ये है हमारा है ना, इसके बारे में एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबको समझ आ गया, डिस्कस करने जा रहे हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, है ना, इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं फेरा और फेरो से, ठीक है। आपको एग्जाम में इसका 1 या 2 मार्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली आपको इसे याद करना है, अब कैसे याद होगा वो हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट बोल रहे हैं डायमैग्नेटिक। मैंने बोला ये मैग्नेट होते ही नहीं, ऐसे सोचो दिमाग में ना, ये मैग्नेट नहीं होते, मतलब मैग्नेट नहीं होते तो इनका साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं होता, मतलब इनका कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना, खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे नॉन पोलर सब्सटेंस होते थे वैसा ही कुछ। तो लिखा है इंडिविजुअल एटम्स डू नॉट पोसेस डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, इनका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है ना, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट है अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड B नॉट, स्मॉल डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू B नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन इज इंड्यूस्ड। हमने क्या देखा था, डायमैग्नेटिक के केस में काई क्या होता है, नेगेटिव, और काई नेगेटिव होने के कारण जो मैग्नेटाइजेशन है ना, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर है ना, लेट्स से डायमैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, B नॉट एक्सटर्नल फील्ड में रखा है ना, यहाँ पे ये जो सोलेनोइड है, अभी हमने जैसे देखा था सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड, उसमें हमने ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा, H वेक्टर होगा, ठीक है। अब इनका कोई डाइपोल मोमेंट खुद का नहीं होता, पर क्या होता है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण इनमें कुछ डाइपोल है ना, चार्ज सेपरेट होने लगता है, ऐसे सोचो ना, QE करके आपने पढ़ा होगा, जैसे वहां पे ना, तो प्लस चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होता है, माइनस चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होता है ना, तो ये प्लस हो गया ना, माइनस प्लस M माइनस M करके, तो हम क्या बोल सकते हैं ना, आपका जैसे वहां पे होता था तो उसी तरह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होने लग जाते हैं, जिसके वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है ना, मैग्नेटाइजेशन इस मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है ना, जिसके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर घट जाती है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर घटती है, ज्यादा से नहीं घटती। जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर 10 पावर 5 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे इस मैग्नेटाइजेशन से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितने ऑर्डर की घटती है, 1
है ना। 10 पावर 5 के कंपैरिजन में 1 बहुत कम घटना हो गया। तो यहाँ लिख रहे हैं अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट, स्मॉल डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू बी नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन इज इंड्यूस्ड ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होने लग जाते हैं ना, जिसके कारण फील्ड इनसाइड इज रिड्यूस्ड 1 in 10 power 5 व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अंदर मैग्नेटिक है ना जो फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो घटेगी। कितने से घटेगी? 1 in 10 power 5 से। तो मैं बोलता हूं अगर ये कोई मेरा क्या है ना, लेट्स से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है ना। तो ऐसे सोचो है ना, घटने का मतलब क्या होगा ना, यहाँ पे पहले ना जो 3 लाइन क्रॉस कर रही थी, अब लेट से कुछ इस तरह से लाइंस क्या होंगी, इसके अंदर से ना जाके ना कुछ ऐसे बाहर जाएंगी, ठीक है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अंदर में फील्ड घट जाती है। कितने से घटती है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती ना, अंदर डिक्रीज कर जाती है। वो कितने से डिक्रीज करती है? 1 in 10 power 5। दिखाया मैंने यूनिफॉर्म है वो समझाने के लिए ना, नॉन यूनिफॉर्म आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट है बार मैग्नेट विल मूव फ्रॉम हाई फील्ड टू लो फील्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में छोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्लस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, तो एक प्लस चार्ज जो होगा वो कहां से कहां मूव करेगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा है ना। ये जैसे प्लस माइनस होता था आपका, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फील्ड में छोड़ने पे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है ना, पॉजिटिव चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बिहेव करता है, मूव्स फ्रॉम हाई फील्ड टू लो फील्ड, उसी तरह से डायमैग्नेटिक मटेरियल भी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ लिखा है बार मैग्नेट विल मूव फ्रॉम हाई फील्ड टू लो फील्ड ना, प्लस चार्ज पे फोर्स आगे की तरफ ही लगेगा और उस फोर्स के कारण वो मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से दिमाग में ये फिट कर लो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, पैराफेरो नेगेटिव चार्ज की तरह हो जाते हैं। जस्ट इसका उल्टा प्रॉपर्टी वहां आएगा, यहाँ डिक्रीज करता है फील्ड, वहां इंक्रीज करेगा, वही 1 in 10 power 5 से वहां मैग्नेटिक मोमेंट पर पैरेलल आ जाएंगे। तो एक आपको याद हो गया ऑटोमेटिकली, बाकी पैरा और फिर आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स ना, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या है। तो एक हो गया बिस्मथ ना, फिर है आपका कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन गैस एट एचटीपी, वाटर है ना, लेट्स से सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट एंड टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स। अब ये टाइप 1 सुपरकंडक्टर क्या है ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये आपको याद रखना है। क्या पॉइंट्स थे? पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट खुद का नहीं होता, do not have their own dipole moment, वो इंड्यूस होता है एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट हमने लिखा है जब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में यहाँ मैग्नेटाइजेशन है ना इंड्यूस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं फील्ड अंदर घट जाता है 1 in 10 power 5 से। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि ये है ना एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो मूव करता है फ्रॉम हाई फील्ड टू लो फील्ड मैग्नेट है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल। और इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लो। कॉमन सॉल्ट तो सबको याद होना है, NaCl, वाटर हो गया, N2H2P हो गया है ना, बिस्मथ, कॉपर, 2 एग्जांपल काफी है। एंड टाइप 1 सुपरकंडक्टर, ये टाइप 1 सुपरकंडक्टर के बारे में अब मैं डिस्कस करता हूं। तो यहां तक सबको समझ आ गया आई गेस, तो यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो और कमेंट सेक्शन में। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हमने लिखा था टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स। ये क्या होते हैं? अभी तक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर आपने 3 मटेरियल सुने थे। ये है सुपरकंडक्टर, टाइप 1 सुपरकंडक्टर। इसे है ना कहाँ यूज किया जा सकता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका है ना होता क्या है ये हम बात कर ले। तो यहाँ लिखा है मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ऐसे मेटल्स, फिर से सुपरकंडक्टर एक मेटल ही होते हैं, ऐसे मेटल्स जिन्हें एकदम लो टेम्परेचर में कूल किया है ना, और कूल करने पे वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह तो बिहेव करते ही हैं, एज वेल एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करते हैं। उसको हम नाम देते हैं टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स करके ना। ये है हमारा टाइप 1 सुपरकंडक्टर जो एकदम अच्छे
कंडक्टर्स भी होते हैं और एकदम अच्छे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करते हैं, उन मटेरियल्स, उन मेटल्स को ना आप नाम देते हो टाइप 1 सुपरकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर। ये याद रखना, इन्हें एकदम कूल टेम्परेचर करने पे है ना बाकी लोग एग्जिबिट नहीं करेंगे ना परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, पर टाइप 1 सुपरकंडक्टर एकदम लो टेम्परेचर पे है ना आपका परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म फेनोमेनन शो करेगा। अब आते हैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक है ना मटेरियल का जो काई होता है, ये हमने देखा था नेगेटिव होता है और नेगेटिव मैक्सिमम -1 हो सकता है, क्योंकि -1 होगा तो 1 - 1 0। इस रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है ना। जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है ना मैक्सिमम 1 से लेके इंफिनिटी होता था, वैसे यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 0 हो गई, तो म्यू आर मतलब क्या होता था म्यू बाई म्यू नॉट, तो म्यू आर अगर 0 है तो म्यू 0 हो गया, म्यू मतलब उस सब्सटेंस की परमिएबिलिटी 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है टाइप 1 सुपरकंडक्टर की जो परमिएबिलिटी है वो कितनी होती है 0, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है ना phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is known as Meissner effect ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल चैप्टर है अभी है ना, ये पूछा जाता है व्हाट इज मीजनर इफेक्ट, ठीक है। तो फेनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर, हमने बोला ये टाइप 1 सुपरकंडक्टर में लो टेम्परेचर पे ये जो परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है, उसी फेनोमेनन को आप नाम दिए हैं मीजनर इफेक्ट, इसको याद रखना है। अब इसका यूज कहाँ होता है? जो बुलेट ट्रेन जापान में चलती है, इंडिया में भी आने वाली है लेट से आज से 5 साल बाद, तो हम यहाँ बोल रहे हैं उन बुलेट ट्रेन में आप ब्रेक जो है वो मैनुअल ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में होती है 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से दिल्ली लेट से आपको कितना घंटा है ना 4 घंटे में पहुंचा देगी। तो इतनी हाई स्पीड में है ना अगर आप ब्रेक्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, हाई एनर्जी आग लग सकती है ना, ब्रेक्स काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैनुअल ब्रेक्स है ना आज जो बाइक्स में लगे होते हैं, कार में लगे होते हैं, वो टाइप के ब्रेक नहीं यूज होते हैं, उनमें ये डायमैग्नेटिक है ना मटेरियल फेनोमेनन को, मेजनर इफेक्ट को यूज करते हुए ना काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है वो हमें अभी नहीं सोचना है। तो लिखा है रनिंग मैग्नेटिकली लेविटेड सुपरफास्ट ट्रेन्स। अभी के लिए बता दूं, जैसे ब्रेक्स लगाना है वहां पे, तो आप क्या जानते हो F = ILB है ना। जैसे ही वो परमानेंट मैग्नेट्स हटा देते हो तो वो क्या होता है, उस पे फोर्स 0 हो जाता है, फोर्स 0 हो जाता है, टॉर्क 0 हो जाता है, जिसके कारण वो है ना लेट्स से स्लो डाउन होने लग जाता है। एक्सटर्नल फोर्स जो उसको ड्राइव कर रहा था हाई स्पीड में, वो है ना स्लो डाउन हो जाता है, जिससे वो इवेंचुअली धीरे धीरे है ना रेस्ट में आने लग जाता है। जैसे आप देखोगे है ना जो आपकी ट्रेन्स होती है उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर गॉज है ना करके हुए ब्रेक्स लगते हैं। आप अगर मेट्रो में देखोगे वहां पे वो एयर प्रेशर गॉज ना होकर वहां पे वो बुलेट है ना ट्रेन्स, ये जो मैग्नेट वाला जो सिस्टम है उससे ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा डायमैग्नेटिज्म और उसके एग्जांपल्स, ये सब आपको एज इट इज ध्यान रखना है ना, ये सारे पॉइंट्स वाइज में एक्सप्लेन किया गया है। तो सब लोग नेक्स्ट आते हैं बात करने पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म का जस्ट उल्टा होता है। वहां कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता था, यहाँ डाइपोल मोमेंट होता है। वहां डाइपोल जो होता था वो अपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड अलाइन होता था, या सेम डायरेक्शन टू फील्ड अलाइन होता है। वहां मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड घटता था 1 × 10⁵ से, यहाँ बढ़ता है 1 × 10⁵ से, तो सेम टू सेम है लगभग। तो यहाँ लिखा है एटम्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनका खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप इसे एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं ना, जब आप इस लेट से इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने लगते हैं। और अगर एक्सटर्नल फील्ड आगे है तो सेम डायरेक्शन में ना आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटाइजेशन भी आने लगता है ना, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी अलाइन हो जाता है। तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। तो नेक्स्ट है इन रैंडम थर्मल मोशन नो नेट मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटाइजेशन कब आता है? जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए। अगर कोई ना थर्मल मोशन है ना, टेम्परेचर के कारण ये डाइपोल खुद को अलाइन नहीं करते हैं ना, लेट्स से यहाँ पे इंड्यूस नहीं होते हैं। डाइपोल मोमेंट कब आता है? जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए। ऐसे नॉर्मली है ना थर्मल मोशन के कारण कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं आता है। नेक्स्ट है इन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड एंड एट लो टेम्परेचर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट अलाइन एंड पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एंड बी नॉट। ठीक है, अगर एकदम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड, ये जो बी नॉट है ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और लो टेम्परेचर पे ये जो डाइपोल मोमेंट है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, वो अलाइन करते हैं और सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं एज बी नॉट। जिस डायरेक्शन में बी नॉट है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट खुद को अलाइन करते हैं। नेक्स्ट बोला गया फील्ड लाइंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड एंड फील्ड इनसाइड इज इनहैंस्ड 1 in 10⁵। मतलब अगर एक ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो है ना, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने रखा है एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या देखा जाता है, जो है ना लेट्स से यहाँ पे अगर फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे फील्ड अंदर में इनहैंस्ड हो जाती है। वहां पे क्या होती थी, वहां पे डिक्रीज करती थी 1 in 10⁵ से, यहाँ पे क्या होती है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इनहैंस्ड हो जाती है 1 in 10⁵ से ना। ये अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। इसका काई का वैल्यू हमने पढ़ा था है ना, काई इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है एंड स्मॉल होता है ना, 10-12 होता होगा। ठीक है, पॉजिटिव एंड स्मॉल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए फील्ड लाइंस अंदर इनहैंस होती है, ज्यादा नहीं, 1 in 10⁵ से ये इनहैंस करता है। ये 10⁵ ऑर्डर का है तो अंदर 1 से बढ़ जाएगा। तो लिखा है फील्ड लाइंस गेट कॉन्सेंट्रेटेड एंड फील्ड इनसाइड इज इनहैंस्ड 1 in 10⁵। नेक्स्ट लिखते हैं व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट विल मूव फ्रॉम लो फील्ड टू हाई फील्ड। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल आपके मूव करते थे हाई टू लो पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो मैंने बोला यहाँ सब कुछ उल्टा सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, नेगेटिव पे फोर्स पीछे लगेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज मूव करता है लो फील्ड से हाई फील्ड, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, दैट इज इट मूव्स फ्रॉम लो फील्ड, लो मैग्नेटिक फील्ड टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखा है व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट विल मूव फ्रॉम लो फील्ड टू हाई फील्ड। नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल पे बात करने। तो एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन है टेस्टिबी, वहां N2 है टेस्टिबी था, यहाँ ऑक्सीजन है टेस्टिबी। तो जैसे हमने डायमैग्नेटिज्म में मीजनर इफेक्ट करके पढ़ा था, उसी तरह से पैरामैग्नेटिज्म में हमें क्यूरीज लॉ करके भी पढ़ना है। तो क्यूरीज लॉ क्या कहता है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो C × B0/T करके रिलेट किया जा सकता है ना। C इज क्यूरीज कांस्टेंट है ना, B0 क्या है, जो एक्सटर्नल फील्ड जो डाइपोल मोमेंट को अलाइन करेगी, एंड T क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ देख सकता हूँ ये मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो यहाँ लिखा है एट हाई B0, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बढ़ाना है तो B0 को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो एट हाई B0 एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम ना, एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा और टेम्परेचर कम रखते हुए मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाती है, M बिकम्स मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम वैल्यू को आप नाम देते हैं MS, करते हुए सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस कंडीशन में वो जो आपका ना मैग्नेटिक मटेरियल जो रखा है, आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो अंदर रखा हुआ है, उसमें जो भी डाइपोल है वो सभी के सभी क्या होते हैं, इस एक्सटर्नल फील्ड B0 को क्या करने लग जाते हैं, पैरेलली अलाइन करने लग जाते हैं। इतने हाई फील्ड और इतने लो टेम्परेचर में इस सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाता है, देयर बाय अंदर में जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था मेरा पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, यहां तक स्क्रीनशॉट। अब आते हैं तीसरा टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करने, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लगभग आपकी पैरामैग्नेटिक के बराबर है, मतलब डायमैग्नेटिक के जस्ट उल्टा है। तो वहां पे आपका परमानेंट है ना, डाइपोल मोमेंट होता था, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट होता है। तो लिखा है एटम्स पोजेस डाइपोल मोमेंट एज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल मोमेंट होते हैं, उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भी डाइपोल मोमेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखा है दे अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड एज डोमेन।
ईच डोमेन हैज अ नेट मैग्नेटाइजेशन, मतलब अगर ये मेरा क्या है ना एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है मैग्नेटाइजेशन है ना, यहाँ पे एक कॉमन डाइपोल मोमेंट सबका अलाइन है, मतलब ये वाले रीजन में सभी डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन है ना। तो ये कॉमन मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम जिसमें सभी डाइपोल क्या है एक डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, वो इसका कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा। उसी तरह से इस रीजन में सारे डाइपोल मेरे कुछ इस तरह से अलाइन है ना। तो इन जो कॉमन रीजन जिनमें एक कॉमन ना डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन होते हैं उन्हें कहते हैं हम डोमेन करके। तो यहाँ पे लिखा है दे अलाइन देमसेल्व्स, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये सभी डाइपोल है ना एक डायरेक्शन कॉमन डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, जिसके कारण इनका क्या एग्जिस्ट कर रहा है एक मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इन सभी का मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनका कॉमन ना जो लेट्स से डायरेक्शन आगे की तरफ है इतने रीजन का, इस कॉमन रीजन को आप नाम क्या देते हो नोन एज डोमेन, एक छोटा सा मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच हैज अ कॉमन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसी तरह से इन सब का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। सपोज इसका डाइपोल मोमेंट ना इस कॉमन रीजन का डाइपोल मोमेंट यहाँ होता और इस कॉमन रीजन का डाइपोल मोमेंट सपोज यहाँ पे होता, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो लिखा है दे अलाइन देमसेल्व्स इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम, तो इस छोटे से वॉल्यूम को आप है ना जिसमें एक कॉमन डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन हो रखे हैं उसे आप नाम दे रहे हैं डोमेन्स। Each domain has a net magnetization, सभी डोमेन का एक है ना मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, ओके, सभी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट अलाइन हो रखे हैं। When we apply external field B naught, domains orient in the direction of B naught and grow in size। तो यहाँ बोला है हमने जब आप इस डोमेन को ना इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप प्लेस करते हो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B naught में जब मैंने इसे रख दिया तो मैं क्या देखता हूँ ये जो डोमेन्स है तो कितना फील्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये जो डोमेन्स हैं अलाइन होने लगते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये डाइपोल भी अलाइन होगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना अलाइन होगा वो डिपेंड करेगा, लेट्स से यहाँ तक आया और ये जो डाइपोल है ना ये डाइपोल आपके लेट्स से पैरेलल अगर आ गए, दोनों डाइपोल है ना एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये जो डाइपोल का है ना लेट्स से इस डोमेन का जो साइज है वो अब बढ़ गया ना। तो हम बोल सकते हैं ये जो डाइपोल है ये वाले तो लेट्स से एक दूसरे के है ना लगभग पैरेलल ना हुए, पर ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल हो गए, जिसके कारण टोटल डोमेन का साइज क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है। तो जब आप इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो तो उस टाइम पे ये जो डोमेन का जो साइज होता है ना डाइपोल सारे अब एक डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे, जिसके कारण आप क्या बोल सकते हो टोटल मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लग जाता है। तो मैं ऐसे बता सकता हूँ पहले ये सभी डाइपोल में मेरे कुछ ऐसे थे, ठीक है, अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड आया तो ये डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल अलाइन हो गए और दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया, जिसके कारण आप बोल सकते हो डोमेन का साइज बढ़ गया। नेक्स्ट है फील्ड लाइंस आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जैसे पैरामैग्नेटिक फील्ड में है ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होती थी, उसी तरह से यहाँ पे भी फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इसका भी अगर मैं लेट्स से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उसका भी फील्ड लाइंस डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सैंपल मूव्स फ्रॉम लो फील्ड टू हाई फील्ड। जैसे पैरा मूव करता था लो टू हाई, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता था, उसी तरह से फेरो भी जो होगा वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो भी मूव करेगा लो फील्ड टू हाई फील्ड, क्योंकि उस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ये सब याद करने का ट्रिक था। तो ये था मेरा फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सबको समझ आ रहा है सब कुछ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है हार्ड फेरोमैग्नेट्स या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कह दो, एक है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह दो। तो कैसे पता चले कि कौन सा मैग्नेट हार्ड फेरोमैग्नेट है और कौन सा मैग्नेट सॉफ्ट फेरोमैग्नेट है, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ये दो मटेरियल है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, अब कौन सा है डिटरमाइन करना है तो पहले क्या करो इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दो। एक्सटर्नल फील्ड में रखने के कारण ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
है ना, इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। पर जैसे एक्सटर्नल फील्ड से हटाता हूं, एक्सटर्नल फील्ड अगर रिमूव कर दी जाए तो अगर इसका मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, मतलब ये अभी भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये होता है हार्ड फेरोमैग्नेट। और अगर अपना पूरा मैग्नेटाइजेशन ये रिमूव कर देता है, खो देता है, और ये अब मैग्नेट की तरह नहीं रहता, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। तो यहां लिखा जा रहा है इफ एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड ना, पहले उसे रखते हुए एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइजेशन आया, और जैसे एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हुआ, अगर ना एक्सटर्नल फील्ड रिमूव होने पे मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स, उसके पास बच जाता है, मैग्नेटाइजेशन डोमेन्स रह जाते हैं, तो वो मटेरियल कहलाता है हार्ड फेरोमैग्नेट्स। और यहां लिखा है मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स ऑन रिमूवल ऑफ फील्ड, फील्ड रिमूव किया, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो गया, तो वो मटेरियल है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके एग्जांपल्स हैं लोडस्टोन, कंपास नीडल, आल्निको ना, आल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है। ये कंपोजिशन एग्जाम में पूछा जाता है, आल्निको का मेजर कंपोजिशन बताइए, तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और एक छुपा हुआ कॉपर। ऐसा नहीं यही है, और भी होंगे, पर इनका कंपोजिशन मैक्सिमम परसेंटेज में होगा। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन करके। तो ये है मेरा हार्ड फेरोमैग्नेट्स एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स के बारे में। तो यहाँ तक। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करने। तो अभी हमने देखा था ये आपके क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स है, एक कॉमन मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम जिसमें डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में अलाइंड है, और जैसे एक्सटर्नल फील्ड रख दिया जाए तो ये सभी डाइपोल जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे, अलाइंड डोमेन, जिसके कारण डोमेन का साइज बढ़ जाता है। अब मैं बोलता हूं अगर मैंने टेम्परेचर ना इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और वो टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो जाए तो वो डोमेन्स टूटने लग जाते हैं ना। अब ये डोमेन्स टूट के क्या होते हैं, इनके डोमेन का साइज घटने लग जाता है। और अगर ये सभी कॉमन रीजन में डोमेन्स अब क्या होंगे, अगर लेट से डाइपोल अब रैंडमली ओरिएंट होंगे, एक कॉमन डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगा, तो वो जो ना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर है ना में क्या होगा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो वो फेरोमैग्नेट हमारे बन जाएंगे पैरामैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिक है ना, क्यूरी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स बिकम पैरामैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेट्स जो है वो पैरामैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट टूटने लग जाते हैं ना। डोमेन्स डिसइंटीग्रेट विद टेम्परेचर, जो डोमेन्स पहले रैंडमली इंटीग्रेटेड थे वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाएंगे। तो यहाँ हम टीसी क्यूरी टेम्परेचर करके कह रहे हैं। क्यूरी टेम्परेचर पिछले में हमने देखा था, तो यहाँ पे बोल रहा है क्यूरीज लॉ करके था, यहाँ क्यूरी टेम्परेचर क्या है, इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेट टू पैरामैग्नेट। वो ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेट किसमें कन्वर्ट हो जाए, आपका पैरामैग्नेट में, उस टेम्परेचर को आप क्यूरी टेम्परेचर कहते हो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन पैरामैग्नेटिक फेज, जब वो पैरामैग्नेटिक फेज में है उस टाइम पे क्यूरी है ना, ये जो था ससेप्टिबिलिटी बोला है, वो गिवन है क्यूरी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर माइनस क्रिटिकल टेम्परेचर ना, क्यूरी टेम्परेचर करके हम बोल रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर है ये ऑब्वियसली टीसी से बड़ा ही होना चाहिए ना, नहीं तो कई नेगेटिव हो जाएगा, कई पॉजिटिव होता है पैरामैग्नेट्स में, हम ये जानते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पूरा फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ना डायमैग्नेट्स एंड पैरा या फिर फेरोमैग्नेट। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका डायमैग्नेट मैग्नेट ही नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल रख के एक मैग्नेट ले है ना, डायमैग्नेट लेके आते हैं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं होता है। तो वो जो मैग्नेट होगा, वो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो इस मैग्नेट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। रॉड विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। पर अगर मैं यहाँ पे पैरा या फेरोमैग्नेट लेके आता हूँ, पैरा फेरो में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, पर पैरा फेरो और डाई में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो पैरा फेरो लेके आता हूँ और उसको इन दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखता हूँ, तो वो क्योंकि मैग्नेट होने के कारण क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल अलाइन हो जाता है और साउथ पोल की तरफ
नॉर्थ पोल अलाइन हो जाता है, तो इसकी वजह से वो जो रॉड है वो फील्ड के पैरेलल हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिज्म पे डिस्कशन। सबको समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।